हाय फ्रेंड्स, यार प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सच बताऊं तो कोई सब्सक्राइब नहीं करता और मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको सब्सक्राइब करने में ना तो कोई पैसा लगता है, ना टाइम वेस्ट होता है। बस एक क्लिक करना है। आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छा कंटेंट बना पाऊंगा। तो प्लीज सपोर्ट करो, सब्सक्राइब जरूर करना। शाम ढल चुकी थी। आसमान घना काला हो चुका था, जैसे किसी ने काली स्याही से पूरा आकाश रंग दिया हो। ठंडी हवाओं के साथ बिजली की गड़गड़ाहट इस बात का संकेत थी कि कोई तूफानी रात आने वाली है। एरा को ऐसी रातें बहुत पसंद थीं। बारिश की बूंदें उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा करती थी। आईने के सामने पिछले 1 घंटे से वह तैयार हो रही थी। बन-सवर क्या, सजने की एक तरह से रिहर्सल ही चल रही थी। 3 बार साड़ियां बदल चुकी थी। आज उसे मिसेस अग्रवाल की बेटी की शादी में जाना था। ईरा कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी। उसे हमेशा खूबसूरत दिखना पसंद था। तैयार होकर जैसे ही वह निकलने वाली थी, उसकी नजर टेबल पर रखे अखबार पर पड़ी। उसमें भैरव चौक से जुड़ी एक खबर थी। लिखा था कि उस इलाके में हाल ही में कई भयानक घटनाएं हुई हैं। लूट, हत्या, बलात्कार और यहाँ तक कि भूत प्रेत की उपस्थिति भी महसूस की गई है। ईरा का चेहरा फीका पड़ गया। खबर ने जैसे उसके मन को झकझोर दिया हो। तभी मिसेस अग्रवाल का फोन आया और ईरा बातें करती हुई कार लेकर निकल गई। शादी में सब सामान्य था, लेकिन कुछ नजरों ने उसे अजीब तरीके से देखा। ये थे कॉलेज के कुख्यात 5 नापाक, जिन्हें सभी लड़कियां डर से दूर रखती थीं। मगर ईरा उनके इरादों से वाकिफ थी, इसलिए नजरअंदाज कर शादी में शामिल हो गई। शादी का माहौल इतना अच्छा था कि कब रात के 11 बज गए पता ही नहीं चला। तभी जतन, उसका पति, फोन करता है। ईरा, कहाँ हो? बस निकल रही हूं मिसेस माथुर के साथ, कहकर उसने फोन रखा। मगर जब ईरा ने पूछा तो पता चला मिसेस माथुर तो पहले ही जा चुकी हैं। अब ईरा को अकेले घर लौटना था। आसमान में बिजली गड़गड़ाई और बारिश शुरू हो गई। ईरा ने परवाह किए बिना कार स्टार्ट की और निकल पड़ी। तभी रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम मिला। एक राहगीर ने बताया कि सामने की सड़क पूरी तरह बंद हो चुकी है और साफ होने में सुबह हो सकती है। तभी कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की ओर जाती दिखी। भैया, ये कच्चा रास्ता कहाँ जाता है? शहर को, जवाब मिला। सोचने के बाद ईरा भी उन्हीं गाड़ियों के साथ कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। मगर थोड़ी देर बाद वो गाड़ियां बहुत आगे निकल गई और ईरा की गाड़ी अचानक बंद हो गई। अंधेरा, अकेलापन, सन्नाटा, मोबाइल नेटवर्क गायब था। घबराई हुई ईरा बार-बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती रही, पर बेकार। तभी उसकी नजर पर्स में रखे उस तावीज पर पड़ी, जो उसकी मां ने आखिरी बार उसे दिया था। ये बुरे वक्त में काम आएगा। ईरा ने तावीज पकड़ा, आंखें बंद की और गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट हो गई, मगर कुछ ही किलोमीटर बाद उसे एक बोर्ड दिखा, भैरव चौक। ईरा की रूह कांप उठी। यही तो वो जगह थी जिसके बारे में उसने पढ़ा था। और जैसे ही उसने सांस ली, गाड़ी फिर से बंद हो गई। इस बार आसपास कोई गाड़ी नहीं थी और बारिश बंद हो चुकी थी। अंधेरे में कुछ सफेद आकृतियां ईरा की ओर बढ़ने लगी। सफेद चादर ओढ़े हुए 3 परछाइयां। वो डर के मारे कांप रही थी। शीशे बंद कर लिए, तावीज को पकड़ लिया और भगवान का नाम लेने लगी। तभी उन आकृतियों ने गाड़ी के शीशे पर जोर से वार करना शुरू कर दिया। बचाओ, कोई है क्या? अचानक एक शीशा टूट गया। किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और ईरा को बाहर खींच लिया। सामने 3 भयानक चेहरे, सफेद चादर में लिपटे, हाथों में चाकू। जेवर निकालो, और भी बहुत कुछ चाहिए हमें। ईरा समझ गई थी ये लुटेरे हैं, और शायद उससे भी कुछ ज्यादा। वो पीछे मुड़ी और भागने लगी, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं। यहां कोई नहीं आएगा, चिल्ला लो जितना चिल्ला सकती हो। तभी एक जोरदार वार पीछे से होता है। एक लुटेरा गिर जाता है। बाकी 2 मुड़ते हैं और देखते हैं। वही 5 नापाक लड़के। वो बाकी 2 लुटेरों पर झपटते हैं और उन्हें मारकर बेहोश कर देते हैं। ईरा वहीं खड़ी थी, कांपती हुई, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैडम, हम बुरे सही, मगर किसी की इज्जत नहीं लूटते। ये बंटी आपको सुरक्षित घर छोड़ देगा और हम इन्हें पुलिस के हवाले करेंगे। ईरा के मुंह से शब्द नहीं निकले, बस तावीज को थामे हुए आंसू बहते रहे।
वो रात ईरा के लिए एक डरावना सपना बन गई। मगर उसे यह समझ आया कि हर डरावना चेहरा जरूरी नहीं कि शैतान हो। कभी-कभी शैतान तो सफेद चादर ओढ़े होते हैं और रक्षक वो होते हैं जिन्हें दुनिया पापी कहती है।